हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेशन। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 में शामिल होने वाले हैं वो इस सेशन को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को स्थापित किसने किया था? ये हमारा प्रश्न है। तो ये जो स्थापित किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अब वही इससे रिलेटेड और भी पॉइंट जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ, तो वर्धा में कौन सा आश्रम? तो सेवाग्राम आश्रम। वहीं बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना वर्ष भी ध्यान रख लेना है, तो 1936 में। और एक प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो जब प्रस्ताव पूछेगा तो जमुना लाल बजाज हो जाएगा। तो जमुना लाल बजाज के क्या हुआ था? प्रस्ताव पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना किया किसने था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक, वहीं बात करें तो ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है वर्धा, उसी ज़िला में क्या है? सेवाग्राम नामक गांव है। ठीक, तो ये ध्यान में रख लेना है यहाँ पे। और से गांव का नामकरण पहले अगर पूछ दे कि सेवाग्राम का पहले नाम क्या था या फिर इसका पुराना नाम क्या था, तो ये भी ध्यान आपको रख लेना चाहिए। से गांव, कौन गांव? तो से गांव, इसी को बाद में कर दिया गया सेवाग्राम। तो इतना सारा पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। और बारी बारी से सारे प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही डिटेल में करते चलेंगे जैसा कि डेली होता है। किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर या पीर मोहम्मद खां? अभी देखिए आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, बारी बारी से सारे प्रश्न आपको सारे विषय के मिलते चलेंगे। तो आप लोग को जीके जीएस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो अकबर ने जो स्वयं जिसे मारा था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदम खां। ठीक, अब ये आदम खां से कुछ रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि ये आदम खान की माता का नाम पूछा जाता है, क्योंकि ये किसका बेटा था ये पूछा भी जाता है। तो इसकी माता की नाम क्या था? माहम अनगा, माहम अनगा। ठीक, और इसको ही अकबर ने। और माहम अनगा कौन थी? तो माहम अनगा जो थी अकबर का, जिसको कहा जाता था पालन पोषण करने वाली माता, माता का नाम था। अकबर का दाई माँ भी इनको कहा जाता था। और ऐसे लिख सकते हैं कि अकबर का दाई माता इनको कहा जाता था। इन्होंने ही अकबर का पालन पोषण किया था। ठीक, आदम खान ने क्या किया था कि मालवा अभियान में जो भी बहुमूल्य सामान प्राप्त हुआ था उसे अपने साथ रख लिया था और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। और इसी के कारण अकबर ने इसकी जान ले ली थी। और ये अकबर का दूध भाई भी कहा जाता था, मतलब मुँह भोला भाई भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर, जो कि होगा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? इस प्रश्न को करिएगा स्टार मार्क, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न आने की संभावना है। तो इसका जो लक्ष्य वर्ष था घोषित कब किया गया था? 1929 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं और कुछ जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ, तो पहले तो जानिए 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो JL नेहरू लिख देते हैं शॉर्ट में।
इसी इन्होंने ही पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य इसी में रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लाहौर के रावी नदी तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस लाहौर के रावी नदी तट पर, ये पॉइंट भी आपको रख लेना है ध्यान में। जिसके चलते जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जब ये घोषणा किया, तब जाके 26 जनवरी 1930 को, कब 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाने लगा? पूरे देश में स्वाधीनता दिवस। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और सबसे बड़ी बात, आप भी लिखते चलिए सारे पॉइंट बाय पॉइंट को जो आपको बताया जाता है। तो इसीलिए तो प्रश्न देखिए इस तरह से पूछ दिया जाता है कि एक तो स्वाधीनता दिवस कहिए, या फिर पूछ दिया जाता है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। इसी को कह दिया जाता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी 26 जनवरी 1930 को, ठीक। और इसी दिन प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है, जबकि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ है, लागू किया गया था। अब बढ़ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। अभी आपको हिस्ट्री के ही प्रश्न मिल रहे हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, यानी कि जो इसकी नींव थी कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसकी जो नींव पड़ी थी पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये आंदोलन का नाम भी ध्यान आपको रखना है। पंजाब में कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। कूका कौन कहलाते थे? तो जो सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग थे वही कूका कहलाते थे। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग क्या कहलाते थे? कूका कहलाते थे, ठीक। और नामधारी संप्रदाय है जो 1840 के आसपास शुरू हुआ था। तो इसमें बस इतना ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि इसका नायक कौन थे कूका आंदोलन का, तो नाम ध्यान रखिएगा बाबा बालक सिंह और कौन? बाबा राम सिंह, क्योंकि ये नाम भी पूछा जाता है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड रहेगा वो आपको ज़रूर बताया जाएगा और आपको नोट डाउन भी करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो जो इंडिया फॉर इंडियंस किताब है वो CR दास ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास ने लिखा है इस बुक को। इनको एक उपाधि प्रदान है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो क्या? देश बंधु की उपाधि। तो अगर आपसे पूछे कि देश बंधु किन्हें कहा जाता है, तो CR दास को। लेकिन वही जब कह दे कि दीन बंधु किन्हें कहा जाता है, तो दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछे कि CR दास का, यानी कि चित्तरंजन दास का राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इस देखिए कितना प्रश्न बन गया कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो चित्तरंजन दास थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो इसको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो CR दास। शायद शुरू में मैंने उल्टा बोल दिया था, इसीलिए उसको करेक्ट किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और CR दास और इनके साथ एक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जिन्होंने क्या किया था? स्वराज
पार्टी का स्थापना किया था? ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यहीं पे नोट डाउन करवा दिए, जो कि कब? तो 1923 में। तो देख लीजिए, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाइए आज के छठे नंबर प्रश्न की ओर। और इसी तरह का अगर आपको डेली रेगुलर सेशन करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 फॉर्म डाल रहे हैं वो तो ज़रूर ही इस वीडियो को देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये हो गया। और क्या इसमें जान सकते हैं? जैसे एक जब आ गया है कि जैसे कि समय समय पर जो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री के 3 मुख्य दायित्व का उल्लेख होता है। जैसे में क्या कि समय समय पर राज्यपाल से मिलकर शासन संचालन से अवगत करना, राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन प्रबंध के बारे में जो भी सूचना चाहेगा वह उपलब्ध कराना, या फिर किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल फिर उस विषय पर कैबिनेट में विचार करने का रखने का परामर्श दे। तो ये तीनों आता है मुख्यमंत्री के 3 मुख्य दायित्व के अंतर्गत। और जो संविधान का उपबंधों के अधीन अनुच्छेद 162 है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य कार्यपालिका का विस्तार उन विषयों पर होता है जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। तो हर जगह आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ बातें सुन के भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पर। किसके बारे में अस्थाई संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? तो जो गठित नहीं की जा सकती है वो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करें, अगर आपसे पूछे कि संसदीय समितियां अस्तित्व में कब आई थी, तो 1921 में आई थी। कब? तो 1921 में अस्तित्व में आई थी। और किसके आधार पर आई थी भारत में सर्वप्रथम? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, यही पूछा भी जाता। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 में भी समितियों का उल्लेख है। वहीं संसद में अगर समिति की बात कर ले तो 2 प्रकार का समिति, अस्थाई समिति और क्या कहता है तदर्थ समिति। तो ये सब आपको पहले भी नोट डाउन करवा चुके हैं, जहाँ जितना ज़रूरत रहेगा हम खुद बताएंगे। और संसद का सबसे पुराना समिति कौन सा होता है? तो लोक लेखा समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। जो भी पॉइंट आपको रिलेटेड बताया जाता है वो इम्पॉर्टेंट काफ़ी होता है, तो आप लोग उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए और यहीं से प्रश्न आपको दिखेंगे भी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। वहीं बात करें कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कब कर लिया, तो स्वीकार जो किया था इसको ये ईस्वी पूछा जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को। देखिए अब आपको पॉलिटी का क्वेश्चन मिल रहा है, तो बोले ना सारा विषय शामिल किया गया। वहीं बात करें प्रस्तावना को क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा, कितना इसका संज्ञा प्रदान है वो पूछा भी जाता है। और क्या जैसे पूछा जाता है परिचय पत्र भी इसको कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। जब और एक प्रश्न और क्या पूछता है कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो जब नहीं माना गया था तो बेरूबाड़ी बनाम मद्रास। यहाँ पे नोट डाउन शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आप लोग पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बेरूबाड़ी
कौन बाड़ी, ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आता है। बेरूबाड़ी बनाम मद्रास मामले में क्या हुआ था? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, तो इसलिए इसे क्रॉस का चिन्ह कर देते हैं। आप लोग बाकी सुन के लिख लीजिएगा। और किस में माना गया था कि यह अंग है, तो इसको भी ध्यान रखना है। केशवानंद और क्या था? भारती बनाम केरल, इसमें प्रस्तावना को अंग मान लिया गया था। ठीक, चलिए अब आ जाइए आज के 9वें प्रश्न की ओर। अब आ गया है हमारा मिलान करने वाला। एक तरफ समिति है और ये कैसी समिति है, आपसे यही पूछा गया है, तो देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, तो जो लोक लेखा समिति होती है वो वित्तीय समिति होती है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याचिका समिति जो होती है वो कार्यकारी समिति होती है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। वहीं स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो है वो तदर्थ समिति है, तो 1 हो जाएगा। और क्या हो गया? विभागीय समिति, तो ये हो जाता है स्टैंडिंग समिति, तो ये हो जाएगा 2। और ऐसे प्रश्नों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वहीं बात करें लोक लेखा समिति, तो ये क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर विचार भी करता है। और लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो 22 सदस्य होता है। और याचिका समिति में कितना होता है? तो 15 सदस्य होता है। ठीक, और विभागीय समिति जो है वो क्या होती है? संसद की अस्थाई समिति होती है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट जानकारी है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब आ गया साइंस का प्रश्न। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है केवल संवहन के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब संवहन क्या कहलाता है? और एनटीपीसी कहिए या फिर रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा। तो अगर इसका परिभाषा की बात कर लें तो ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होता है वही क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और संवहन धारा में गर्म वायु और ऊपर ठंडा वायु को नीचे लाता है। ठीक, वही बात करें कि कमरा में वायु संवहन जो है चलने क्या होता है? मौसम परिवर्तन, व्यापारिक हवाओं के चलने के लिए उत्तरदायी होता है। एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट जो नोट कर सकते हैं वो तो जानकारी के रूप में रख सकते हैं, जो आपको बोले कि गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में। ऐसे प्रश्न रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे लीजिए तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में, रेड से ही लिख देते हैं, गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में संवहन संभव नहीं है। तो अगर पूछे किसमें संभव नहीं है संवहन, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आइए बढ़ जाते हैं आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने के कारण होने वाला रोग, तो ये जो रोग है वो कौन सा है? मेनिंजाइटिस रोग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये भी पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। तो घुमाकर भी क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके किसी तरह से पूछ सकता है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिए। और ये जो होता है विषाणुओं के कारण होता है। ठीक, विषाणुओं में यानी कि मस्तिष्क शोथ जो होता है किससे होता है? विषाणु से होता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं। बाकी अगर रहा पैरालिसिस, तो आपको पता है पैरालिसिस तो क्या करता है? तंत्रिका क्षति के कारण होता है, तंत्रिका क्षति के कारण होता है। वही बात करें अगर स्क्लेरोसिस का, तो ये क्या करता है कि नसों का जो सुरक्षा कवच है उसको ख़त्म कर देता है और इससे नस का क्षति होता है।
तो ये सब। और ल्यूकीमिया की अगर बात कर ले तो ये ल्यूकोसाइट में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। तो लिखना नहीं है, जितना पॉइंट लिखने का रहेगा अगर हम खुद लिख देते हैं और बता भी देते हैं कि क्या आपको लिखना। आइए 12 नंबर प्रश्न पे। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो ये प्रकट जो होते हैं ऊपरी पत्तियों पर होते हैं। तो कहाँ है ऊपरी पत्तियों पर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वही बात करें इसमें, बस ये ध्यान रखिए कि गंधक की कमी के लक्षण जो प्रकट होगा सबसे पहले ऊपर की पत्ती पर होगा। और कुछ है जो कि पौधा में पूछ लिया जाता है कि उसका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे कि कुछ तत्व है, जैसे में पहला हम क्या रख सकते हैं? नाइट्रोजन। ठीक, तो इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य पौधों में तो वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन, वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन। उसी तरह और किसी का पूछा जाता है तो जैसे फास्फोरस का, ये क्या करता है? तो जड़ों का विकास करता है, जड़ों का विकास करता है। ठीक, बात करेंगे और क्या पूछा जाता है? पोटेशियम का पूछ लिया जाता है, जिसको कैसे सूचित करते हैं? ये क्या करता है? पानी का उचित अवशोषण करता है। किसका? पानी का। ये पौधों का जो मुख्य कार्य है उसके लिए बता रहे हैं कि कौन तत्व का क्या करता है। तो पानी का उचित अवशोषण। और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब क्या करता है? पूछता ही है, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिना क्या कहें, बस आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। कुछ आपका कमेंट हो इस सेशन से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रभाव पड़ेगा वो क्वथनांक क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको बस आपको ऐसे प्रश्न को क्वेश्चन आंसर ध्यान में आपको रखना ही है। अब आ जाइए आज के 14 नंबर प्रश्न की ओर। जहाँ ज़रूरत रहता है हम लिखेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि लिखने पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना। आइए 14 नंबर प्रश्न। बैसिलस थुरिनजियस का उपयोग होता है। बहुत लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे और प्रश्न आपको एग्जाम में दिखते हैं तो फिर बोलिएगा कहाँ से आ जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो क्या है? जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये क्या होता है कि इसमें जो कीटाणुनाशक गुण होता है इसका बीजाणु में उपस्थित क्रिस्टल गुण के कारण होता है। तो यानी जो ये कीटनाशक होता है किसके गुण के कारण होता है? तो क्रिस्टल गुण के कारण होता है। और क्रिस्टल प्रोटीन है जो कराई जीव के कारण बनता है। अगर क्रिस्टल प्रोटीन की बात कर ले तो ये किस जीव के कारण बनता है? कराई जीव के कारण। ठीक, ऐसे प्रश्नों को ज़रूर नोट डाउन करें। मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आपके लिए सेशन लगता है कि सही है तो प्लीज़ नोट डाउन करिए। बाकी तो आप लोग की मर्जी, पढ़ना आपका काम है। मेरा तो यही रहता है कि आप लोग को एग्ज़ाम में हर तरह से हेल्प हो। 15 नंबर की बात करें तो क्लिंकर थ्योरी का संबंध किस घटना से है? तो क्लिंकर थ्योरी का संबंध जो है काल प्रभावन से है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्लिंकर थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो रासायनिक कोशिका में इकट्ठा या संचित होता है और मांसपेशी, हृदय, ब्रेन को क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है। तो इसका बस संबंध ध्यान रखिए कि किससे होता है? तो काल प्रभावन से होता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिर्फ आपकी खुशी के लिए ला दिया जाए हल्का हल्का। प्रश्न वैसा ही लाया जाता है जो आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
यानी बस आपको खुश करने वाला प्रश्न यहाँ नहीं मिलेगा कि हाँ ये तो रटा रटाया प्रश्न है। प्रश्न वही मिलेगा उच्च क्वालिटी का जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। गरीबी के मापन की कार्य प्रणाली समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आ गया इकोनॉमिक्स का प्रश्न। तो इसके लिए किया गया था सी रंगराजन समिति का गठन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 2012 में, जबकि इसने जुलाई 2014 में अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया था और गठन 12 में इसका हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको लिखवा सके। तो चलिए बस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न बस ये ध्यान में आपको रख लेना चाहिए। आइए 17 का प्रश्न क्या है। बिहार का पहला रामसर स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये है कहाँ? बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अब पहले इसका नाम भी तो जानिए कि जो बिहार का पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है। तो पहला रामसर स्थल है कांवर ताल, कांवर झील, कांवर ताल भी कह सकते हैं, ठीक। और इसको कब रामसर साइट घोषित किया गया है ये भी पूछ सकता है। तो ये 2020 में ही घोषित हुआ है। और कैमा रामसर साइट था तो 39वां। तो छोटा छोटा बिंदु को इग्नोर नहीं करना है। वहीं अगर कांवर ताल की बात कर ले या कांवर झील की, तो ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है। देखिए आपको हम खुद पॉइंट नोट करवा देते हैं जिसमें लिखना रहता है या फिर आपकी जानकारी के लिए जो ज़रूरी होता है। ऐसे ही फालतू का कॉपी में लिख के सजाने के लिए क्यों लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ लिखिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 18 नंबर। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई, बी है नीलगिरी, सी है काडगम, ऑप्शन डी है सभी। तो पहाड़ी जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं और कुछ जान लेते हैं। तो जो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी है ये है कहाँ? तो ये दोनों है जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये भी ध्यान में आपको रख लेना। वही नीलगिरी की पहाड़ी की बात कर ले तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु भी है। तो ये भी आपसे पूछता है कि कौन सी घाट, मतलब कि कौन सी, इस तरह से लिख सकते हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा पहाड़ी है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी। वहीं पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी की बात कर ले तो अभी तो इसमें 3 दिया हुआ है ही। एक सह्याद्री का भी ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 19 नंबर प्रश्न की ओर। और 19 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोगों के लिए रहेगा आज का 3 प्रश्न और इसका आंसर आप लोग को देना है। और दीजिएगा ज़रूर जो भी वीडियो को देखते हैं, चूँकि आप ही के लिए हेल्प करेगा रिवीजन में। 3 प्रश्न डेली आपसे पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और जो डिटेल से पढ़ाया हुआ है वही आपसे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? ये सब प्रश्न आपको हम पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पुराना वीडियो भी जाके देखा कीजिए। बाकी जो इधर रेगुलर चल रहा है वो तो करिए ही। तीसरा प्रश्न है आपके लिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। रासायनिक सूत्र प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए।
अब आइए, जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब आपको बता देते हैं। आप लोग देखिएगा किनका सही है किनका गलत। पहला प्रश्न आपसे पूछे थे कि पहली बार भारत में रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। दूसरा प्रश्न पूछे थे कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो नदी है लिम्पोपो नदी। बहुत लोग तो जवाब देते हैं लेकिन बहुत लोग देते ही नहीं हैं, तो आप ही का घटा है, जवाब दीजिएगा, आप ही का रिवीजन होगा। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लोग जवाब दिया कीजिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 19 नंबर। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण है, तो अरीय उपवाह का मतलब क्या है, ये जो है नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर जो विभाजित किया जाता है उसी में होता है क्रमवती नदियाँ, अक्रमवती नदियाँ, उसी के अंतर्गत आता है अरीय अपवाह भी। तो ये जो देश है वो है श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और श्रीलंका नाम कब दिया गया था, तो ये भी पूछता है। तो श्रीलंका नाम जाके पड़ा था 1978 में, उसके पहले क्या था, सिलोन। फिर श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो श्रीलंका को आज़ादी मिला था 1948 में, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। और सिलोन से श्रीलंका कब किया गया, तब 1978 में। और बाकी हिंद महासागर के उत्तरी भाग में श्रीलंका अवस्थित है। और यहाँ कुछ जाति ध्यान में रख सकते हैं, जो कि कौन सी जाति, जातीय समूह का अगर नाम ध्यान रखना है तो जैसे कि सिहली, मूर, तमिल, ये सब मुख्य जातीय समूह है श्रीलंका की, ठीक। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है, तो ये मिलती है 3 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 3 राज्य वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो नागालैंड, मिजोरम और कौन सा हो जाएगा, असम। यही तीनों से मिलता है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना है। वहीं बात कर ले कि अगर पूछेगा उत्तर में कौन होगा, तब उत्तर में हो जाएगा नागालैंड। मिजोरम किस में होगा, तो दक्षिण में हो जाएगा। और जो पश्चिम में हो जाएगा वो असम। तो यानी कि मणिपुर उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से घिरा हुआ है। और यह म्यांमार के 2 क्षेत्र यानी कि पूर्व में सांगांग क्षेत्र और दक्षिण में चीन राज्य की सीमाओं को भी क्या करता है, जोड़ता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।